अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से आज जॉइन किया है आलोक राजन साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म का अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। और सबसे पहले तो हम वैसे तो हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में भी बात करनी है कि जो वो एक समिट में जा रहे हैं 14 से 16 तक, मेरा ख्याल है G20 समिट, उस पर बात करेंगे। जी लेकिन जी। उससे भी पहले जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके क्लिप्स देखती रहती हूँ, आपके चैनल को देखती रहती हूँ, तो मुझे बताइए कि आपको इमरान खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ एक टक्कर चल रही है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल बात आगे बढ़ती चली जा रही है और कहीं पे जाके रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे ये अलग है कि हमारे जो नए आर्मी चीफ है उनका नाम भी जल्दी सामने आने वाला है। तो इस सारी सिचुएशन को एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो इस वक्त अभी पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, वो बड़ा जबरदस्त है। मतलब जो इसे फॉलो कर रहा है उसे बहुत मजा भी आ रहा होगा और बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिल रहा होगा पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। देखिए, ये वही इमरान खान हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट इन्हें लेकर आई है। ठीक है। अब जब ये पावर से गए, पावर से जाने के पीछे कई वजह हैं, वो उनमें से कुछ आप भी जानती है, कुछ मैं भी जानता हूं। लेकिन उन्होंने ठान लिया इमरान खान ने कि भाई मुझे दोबारा से वापस पावर चाहिए। तो ये जो पावर स्ट्रगल है ना पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती, इमरान खान उस कंट्रोल को पाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई की वजह यही है। और मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ ही दिनों पहले डीजीआईएसआई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद आपने देखा ही होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार मैंने भी देखा कि डीजीआईएसआई इस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक तरह से सफाई दे रहे थे कि जी ये जो कुछ कहा जा रहा है हमारे बारे में, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट को अब ये दिखने लगा है कि बॉस ये जो सेलेक्टेड गवर्नमेंट हम चलाते हैं, जिसे हम क्या कहें, प्रॉक्सी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो सफल नहीं हो पा रही है। या सॉफ्ट डेमोक्रेसी, जो डायरेक्टली मार्शल लॉ ना लगा के आप पर्दे के पीछे से आप काम करते रहिए, सारा कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। दूसरी बात यह है कि क्या पॉलिटिकल जो लीडरशिप है आपके यहाँ की, उस लीडरशिप ने, खासकर इमरान खान ने, अब ये सोचा है कि नहीं बॉस, अब चूंकि सवाल पाकिस्तान का है इसलिए हमें कंट्रोल चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि पिछले 75 ईयर्स का अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान ने कहीं भी ग्रो नहीं किया। बस एक डिफेंस बजट बढ़ता रहता है, बाकी कहीं पे कुछ जाता नहीं है, बहुत कम है। मतलब आप एजुकेशन में देख लो, आप इंफ्रा में देख लो, आप इंडस्ट्रीज में देख लो, आप मतलब कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लो, सर्विस सेक्टर देख लो। तो ये दो चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से क्या पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, वो तो ना मुझे लगता है कि हम में से किसी को बहुत ज्यादा नहीं पता। लेकिन इमरान खान ने एक चीज, मैं इमरान खान का बड़ा फैन हूँ आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान को हम भी चाहते हैं कि, मैं भी चाहता हूँ कि वो पीएम दोबारा से बने। इमरान खान ने एक मोमेंट बना दिया है। लेकिन अब परेशानी इसमें एक और पैदा हो गई है। परेशानी ये पैदा हुई है कि जिस मोमेंटो को निकाला है इमरान खान ने, वो जा किधर रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है। क्योंकि ये टकराव अगर बढ़ता रहा, और आपको याद होगा आरजू जी कि लगातार इमरान खान एक चीज हर बार बोलते हैं, 1971 का वो जिक्र आजकल बहुत बार कर रहे हैं कि जी उस समय भी सीटें किसी और को ज्यादा मिली थी और उनके साथ नाइंसाफी हो गई और ऐसा वैसा। तो ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। मतलब एज ए, मैं बाहर से बैठ के ये देख रहा हूं कि ये सिचुएशन अगर वैसी बन रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप में इतने हद तक टकराव आ गया कि आपको 1971 की याद दिलानी पड़ रही है कि बॉस, जनता की पावर मेरे पास है, वो वाली गलती मत करो, नहीं तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। यही होगा ना, अगर 71 की आप याद दिला रहे हो तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी, मतलब अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का शायद कोई एक आर्टिकल अभी आया था, अभी शायद अभी आज ही पढ़ रहा था मैं। तो उसमें उन्होंने अपने एडिटोरियल में लिखा कि बॉस, इमरान खान ने पुश करके एज पे ला दिया है पाकिस्तान को। तो यानी कि ये बहुत गंभीर स्थिति है। और मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि फिर उनकी बड़ी बदनामी होगी इस मामले में। तो वो किसी तरह कोशिश कर रही है कि भाई मामला सुलझ जाए, चीजें हो जाएं, मिली भगत से चीजें हो जाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये मसला जो है वो ओवर होने वाला है, आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ के बनने के बावजूद भी।
आप देखिएगा ये इतनी जल्दी ओवर नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि जनता की ताकत उनके साथ है और वो वाकई में 71 का जो बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन इमरान खान को तो खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। उस वक्त उस टाइम पे भी यही कहा जाता था कि इनको लाया गया है, इनको वोटिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। तो फिर इमरान खान कैसे ये दावा कर रहे हैं? और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान कहते हैं अगर मुझे ले आओ तो सब ठीक है, अगर मुझे नहीं लाते तो फिर सब गलत है, एस्टेब्लिशमेंट भी गलत है, फौज भी गलत है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट लेकर तो आई थी, सेलेक्ट करके लेके आई कि चलो जी कुछ नया है, जोश है और हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, मतलब अपनी स्थिति ठीक रहेगी, दोनों तरफ अपना काम चलता रहेगा। लेकिन इसमें इमरान खान ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे वो लेके चले गए, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि चाइना भी इमरान खान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कई सारे बयानात वैसे आए हैं और हमने देखे हैं, ऐसी चीजें देखी हैं जिससे, जैसे सीपेक वाला मामला है, उस पर भी सवाल उठाया इमरान खान ने। और सीपेक का मेन कंट्रोल किसके पास है? इस्टेब्लिशमेंट के पास है। चाहे वो उसके हेड जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल आई थिंक असीम आसिम बाजवा थे सलीम शायद। बाजवा। जी आसिम जी सलीम जी जी बाजवा। जी 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 जी। तो कुल जमा जो मेन की पोजीशंस है वहां पर भी सेना के ही आदमी बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक कठपुतली सरकार को कब तक चलाएंगे? तो इमरान खान ने देखा कि भाई मैं देखिए, मेरी जो एनालिसिस कहती है, इमरान खान कायद बनना चाहते हैं कि वो उस स्ट्रेचर पे पहुंच जाएं कि जी उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। तो हुआ क्या कि इमरान खान को कुछ कर नहीं पा रहे थे, और जब फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चाइना के खिलाफ बोला, प्रॉब्लम शुरू हुई, तब इस्टेब्लिशमेंट को लगा कि यार ये अब अपने हथे चढ़ेगा नहीं, ये होगा नहीं, तो धीरे धीरे करके फिर माहौल बनाया गया, सभी पार्टियां एक हुई, हटा देंगी जो जो भी सियासी चीजें हुई वहां। अब चूंकि इमरान खान को इस बात का पूरा भरोसा, और जिस तरह से ये बात मुझे लगता है कि आप भी जानती हैं कि इमरान खान को सपोर्ट बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। जो बाई इलेक्शन भी आपके यहाँ हुए उसमें भी मुझे लगता है कि इमरान खान को कामयाबी अच्छी खासी मिली है। तो उससे इमरान खान को लगता है कि चूंकि जनता मेरे साथ है तो मैं वो काम कर सकता हूं, मैं वो स्ट्रेचर पा सकता हूं जो कायद का था। मुझे मुझे ये लग रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी रिसेंटली इमरान खान ने अमेरिका वाले स्टेटमेंट से भी यू टर्न मार लिया है और उनका कहना है कि नहीं, अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट को कुछ नहीं किया है, तो अपने लोगों से उनको शिकायत है। लेकिन साथ साथ एक चीज और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी इमरान खान को लेकर के, भारत से बहुत सपोर्ट मिल रही है इमरान खान को, आप भी कह रहे हैं और भी कई मेरे दोस्त हैं जिन्हें समटाइम मैं कहती हूँ कि आप यूथिया तो नहीं हो गए। तो वो एक दो ने मुझे कहा हाँ मैं हो गया हूँ, एक ने तो मान भी लिया कि मैं हो गया हूँ। अच्छा। तो तो मुझे ये बताइए कि इमरान खान को इतनी सपोर्ट क्यों इंडिया से मिल रही है एकदम से, आप लोगों की हमदर्दी? हालांकि पहले यही कहते थे कि जी इतना नुकसान तो शायद अगर भारत चाहे भी तो नहीं पहुंचा सकता जितना इमरान खान ने कर दिया। देखिए, इमरान खान की अब तक करीब 3.5 पौने 4 साल वो रहे पाकिस्तान की सत्ता पर, और इतने कम वक्त में उन्होंने ऐसे फैसले लिए या उनके लिए गए फैसलों का ऐसा असर हुआ जिसका इनडायरेक्टली फायदा इंडिया को हुआ। अब लाइक आप देखिए, हमने 370 हटाया, तो उन्होंने क्या किया कि सारे ट्रेड बंद कर दिए। ट्रेड बंद करने से इंडिया को नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो इनडायरेक्टली अगर वहां पे महंगाई बढ़ेगी, अगर वहां पे प्रॉब्लम बढ़ेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप पे प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका फायदा इंडिया को मिलना है। ठीक है। दूसरी चीज कि जिस तरह इमरान खान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इंडिया की कश्मीर मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा कुछ वो करते हैं, तो उसका भी हमें फायदा मिले, क्योंकि जो बातें कही जाती हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, हम उसके उलट काम कर रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर में अगर रेलवे की नई लाइनें बिछ रही हैं, अगर वहां पे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, अगर नए कॉलेजेस बन रहे हैं, अगर वहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया गया है, रेलवे ब्रिज बना दिया गया है, तो ये डेवलपमेंट्स है। तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा कि जितना आप देखिए, जब तक पॉजिटिव नेगेटिव सामने नहीं आएगा तब तक बात बनती नहीं है, एक से किसी बात नहीं बनी। तो जब आप हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे और हम उसके बदले में हम पॉजिटिव चीजें दिखाएंगे, हम्म। तो कश्मीर मसले को लेकर सबसे बड़ा हमारा फायदा जो है वो इमरान खान साहब ने कराया है। तो इंडिया के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि उनके लिए फैसले हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि 75 ईयर्स में जो हम करना चाहते थे, जो हम आ, वो हम कर नहीं पा रहे थे, और इमरान खान की वजह से वो काम हो गया, तो इसलिए हम सपोर्ट में रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों ने तो डोनेशन तक जो है उनके लिए करनी शुरू कर दी है। और लेकिन देखते हैं कि आगे इमरान खान किस तरह से इस चीज को लेके चलते हैं, क्योंकि फिलहाल उनका लॉन्ग मार्च जो है वो अभी
चल रहा है और लग यही रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के नाम की अनाउंसमेंट हो जाए, तभी वो आगे कुछ बात करेंगे। अब लेकिन हम एक जी चीज एक चीज और आरजू जी कहना चाहूंगा मैं। जी जी मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द, जैसा कि आपने कहा कि आर्मी चीफ की घोषणा हो जाएगी, लेकिन मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नए आर्मी चीफ आ भी गए, तो अगर इमरान खान इलेक्शन के बाद अगर चुनकर आते हैं तो उनका टेन्योर पूरा नहीं होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। नए आर्मी चीफ इमरान खान अपना लेकर आएंगे, डीजीआईएसआई अपना लेकर आएंगे, आप ये देख लीजिए। क्योंकि ये कहा भी यही जा रहा है कि इमरान खान को ये बताया गया है उनके अपने लोगों की तरफ से, कल ये भी एक न्यूज चल रही थी कि जिसको भी ला रहे हैं लाने दो, अगर इनकेस आप आते हैं दोबारा पावर में तो आप इनको हटा के कोई और ले आना जो आप अपना लाना चाह बिल्कुल रहे हैं, इस तरह बिल्कुल की बात बिल्कुल। भी चल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है पाकिस्तान में, हम किसी बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि नहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। लेकिन अगर हम बात करें मोदी जी की और G20 समिट की, आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या होने जा रहा है, देखिए क्या क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं या क्या होप्स हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त दुनिया के सामने, मतलब दुनिया जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कहता है ना कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वैसे ही दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और उसकी वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है फूड सिक्योरिटी है। अब अगर ये खिंचता रहा ऐसे ही, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना के बीच अब बात ट्रेड वॉर से निकलकर रियल वॉर की तरफ पहुंच गई है। क्योंकि नैन्सी पॉलिसी की यात्रा के समय हमने देखा था कि किस तरह एज पे आ गए थे दोनों देश। तो मुझे लगता है कि G20 एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है। आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 80% है। आप सोचिए, कुल दुनिया की जीडीपी का 80%। उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है, बेसिकली यही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब 190 देश हैं, लेकिन ये 20 मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और ये इसे G7 का एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता है। तो G7 में जो 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब इसमें इंडिया के लिए तो मैं थोड़ा बाद में आता हूं कि क्या चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान इतने साल हो गए, 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड है, आप इसमें आपसी संबंध है, डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। वहां पर पाकिस्तान नहीं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के लिए करीब, मुझे जहां तक मुझे खबर है कि करीब 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरे हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन दो से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मोदी जी की। इसके अलावा अभी जिनपिंग से बातचीत की कोई खबर नहीं है, कोई उसकी सूचना नहीं है। बाइडेन से भी मुलाकात की कोई ऐसी कुछ सूचना नहीं। तो ऋषि सुनक के साथ जो मीटिंग होनी है, वो उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो दिवाली तक हो जाना था। बोरिस जॉनसन, आपको याद होगा कि आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिवाली तक इसको कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल उठापटक मची रही ब्रिटेन में। बिल्कुल और उसके, बिल्कुल। हाँ, उसके अलावा थोड़ा सा ब्रिटेन की तरफ से जो नए नए मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानबाजियां हुई जिससे थोड़ा इंडियंस नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि बॉस अभी इसको ना ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन वो ठंडे बस्ते में डालने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए, अभी हमने ब्रिटेन को क्रॉस करके 5th इकोनॉमी बने हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। तो ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, और उसके लिए भारत के साथ एफटीए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऋषि सुनक इस बात की कोशिश में है कि भाई किसी तरह से एफटीए हो जाए। दूसरी बात कि बोरिस जॉनसन ने उस वक्त भी आए थे, जब शायद पिछले साल की ही बात है, मई की। तो उन्होंने एक रोड मैप 2030 की बात की थी। मोदी जी भी थे, वो दोनों ने मिलकर ये बात कही थी कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच के संबंधों को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे, कैसे बिजनेस बढ़ाएं, डिफेंस पैक्ट बढ़ाएं, और भी सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग है, मिलकर कुछ काम करें। तो उस पर भी बात होनी। तो ये दो चीजें इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद तीसरी चीज होती है जो मैक्रो के साथ मीटिंग है पीएम मोदी की, उसमें सबसे बड़ा जो इशू होने वाला है वो है इंडो पैसिफिक। आपको याद होगा, अभी से कुछ ही दिन पहले फ्रांस ने इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी पॉलिसी जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत बड़ा साझेदार है हमारा इंडो पैसिफिक में। और ये भारत के लिए भी फायदेमंद है कि भाई भारत के लिए भी इंडो पैसिफिक में उनको मजबूती मिलेगी चाइना के खिलाफ। सेंटर में तो चाइना ही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है भारत के नजरिए से वहां बाली में। देखिए, आपने चाइना का कहा और चाइना अमेरिका के रिलेशन भी हमने देखा है कि काफी खराब रहे, लेकिन अभी आज ही की बात है बल्कि कि दोनों जगह के जो कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट है उनको मैंने आज हाथ मिलाते हुए देखा और बड़ी एक स्माइलिंग फेस था। वैसे देख के अच्छा ही लगा कि टेंशन कम है। लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है या एक सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं चेहरे पे, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो दोनों नेता जानते हैं। दोनों नेता जानते हैं। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में चीन ने क्या किया? चीन ने रशिया का साथ दिया। जी। अमेरिका रशिया के खिलाफ है, सैंक्शंस लगा रहा है, लोगों को जो दूसरे देश हैं उनको भी कह रहा है कि भैया आप रशिया के साथ मत जाओ। तो यूक्रेन रशिया की वॉर में भी अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम्म। यही चीज ट्रेड वॉर में भी हो रही है, यही चीज इंडो पैसिफिक में भी हो रही है ताइवान को लेकर। और ताइवान पर चाइना का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि जी हम तो इसे मिलाकर रहेंगे, वो चाहे आप प्यार से मान जाओ या जोर जबरदस्ती से मानो, मिलाना तो है हमने। अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। तो हम जो चेहरे पे हंसी देख रहे हैं वो बेसिकली हंसी नहीं है, वो मजबूरी है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको हंसना तो पड़ेगा, लेकिन पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है और वहां भी हालात ठीक नहीं है। तो एक वॉर रशिया यूक्रेन में चल रही है और दूसरी वॉर की तैयारी इधर भी चल रही है। चाइना भी तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत, अगर ज्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएशन नहीं हुई दोनों देशों के बीच में, तो वॉर हो सकती है। और ये फिर दुनिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन लोग बड़े सरप्राइज हुए हैं आज, ये जिस किस्म की फुटेजेस आई हैं दोनों की आपस में मिलते हुए, जो वीडियोस आ रही थी हम देख रहे थे टीवी के ऊपर, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो अब लेकिन कहीं थोड़ी सी उम्मीद तो हो सकती है कि जी कहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाए। और भारत जैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इस तरह से लेके चल रहा है, बैलेंस लेके चल रहा है, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन हम जाहिर अपनी इकोनॉमी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आपको लगता है भारत भी इसमें कोई रोल प्ले करेगा? नहीं, रोल प्ले करेगा, जरूर प्ले करेगा। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रोल प्ले करने की बात सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जी भारत हम्म। ने युद्ध विराम की बात की, शांति समझौते की बात की, जेलेंस्की नहीं माने, उन्होंने ये रिपोर्ट की थी। देखिए, वॉर तो वैसे दुनिया में कहीं भी अच्छी नहीं है। और ऊपर से अगर दो सुपर पावर, मतलब चाइना को भी सुपर पावर अगर आप मान लेते हैं, उनकी लड़ाई अगर हुई, तो ये हम सबके लिए बहुत बुरे सपने की तरह होगा, कि हम ऐसा नहीं चाहते। और बगल में हम बैठे हुए हैं, इंडिया बैठा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर बातचीत हुई, बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत होनी है, ये पहले से तय है कि G20 में बातचीत होगी, मीटिंग होगी। तो अगर दोनों पक्ष थोड़े से नरम रवैया अपनाएं, दोनों थोड़ा पीछे पीछे हटें, एक दूसरे की बात को समझें, इसके जो रिperकशन होने वाले हैं वो देखें समझें कि दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बात बन सकती है। और ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी सी नॉर्मलेंसी हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया का इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया भी तो चाइना से टकराव की स्थिति में ही है ना, पिछले 2 ढाई साल से। भले चीजें ठीक हुई हैं, 16 17 15 या 16 राउंड की बातचीत हुई है, कई जगहों से डिसंगेजमेंट हुई है हमारी, लेकिन कई जगहों पे अभी भी है, हमारी सेनाएं हैं। और इस बार भी इंडिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, चाइना की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि इस बार भी सर्दियों में सेनाएं वैसी ही तैनात रहेंगी। और आपको पता है कि वहां बिल्कुल। पे -50 -60 डिग्री में तैनाती हम्म। बहुत खतरनाक है। तो यानी कि अभी भी टेंशन तो है, इंडिया चाइना में भी है, चाइना अमेरिका में भी। बिल्कुल, क्योंकि ये न्यूज़ मैंने भी देखी थी, बल्कि कल ही शायद देखी थी कि जो फौज है वो उसी जगह रहेंगी, आर्मी अपनी जगह पे रहेंगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। उससे लग यही रहा था कि अभी भी उसी तरह की टेंशन है। लेकिन फिर भी इसमें आप जैसे आप बात कर रहे थे हम G20 की, पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए जो है वो इंडिया ने कुछ किया? क्योंकि ये बात भी हमारे यहाँ की जाती है कि जहां जहां पे पाकिस्तान नहीं होता किसी भी इस तरह के फोरम पे, तो कहते जी इंडिया ने पैसे चला दिए। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, अब हम तो G7 में भी नहीं है, हम तो नहीं है G7 में।
लेकिन देखिए होता क्या है कि उसके किसी भी ग्रुप में जाने के आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आप कैसा आपकी इकोनॉमी कैसा बिहेव कर रही है, आपके यहाँ जो पॉलिसीज हैं या आने वाली पॉलिसीज हैं, आपका विजन जो है, आपका रोड मैप आगे का 20 साल का 15 साल का क्या है। तो इस चीज की सबसे बड़ी कमी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एक भी लीडर अभी ऐसा नहीं है जो अगले 5 साल बता सके कि मैं 5 साल में ये करने वाला हूं या ये देश के लिए मैं करूंगा, ये मेरा रोड मैप है, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। आप बताइए, आपने कभी सुना हो किसी नेता से कि मैं 5 साल में ये चीजें करने वाला हूं, मैं रहता है रोजगार कोई देने नहीं के 5 साल, लिए इनका। अभी तक 75 ईयर्स में कोई रहा ही नहीं, 5 साल तो बेचारा जी कैसे बताएगा, 3 साल का ही बता सकता है। लेकिन एक एक चीज़ और है इसमें वो आलोक जी, वो ये कि क्या पाकिस्तान में जो हर वक़्त हम देखते हैं एक टेंशन होती है एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान। एक रीज़न ये भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई सीरियसली नहीं ले रहा पाकिस्तान को? बिल्कुल। देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क है डेमोक्रेसी का। कि हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल रही है, मतलब 75 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना और जब से इंडिया आजाद हुआ, तब से हमारी डेमोक्रेसी स्टेबल रही है। हमारे यहाँ वोटिंग होती है, हर बार इलेक्टेड पीएम बनता है। हुँ, पाकिस्तान में इस चीज की कमी रही, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रोथ होनी चाहिए या जो पॉलिटिकल लीडरशिप में भी जो मजबूती आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी मजबूत होती, अगर आपकी लीडरशिप मजबूत होगी तभी तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी, क्योंकि लगातार आप काम करेंगे, डेमोक्रेसी बनी रहेगी। तो ये इस चीज में पाकिस्तान पीछे रहा। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत में जो लोग हैं, जिनके पास जो फैमिलीज जिन्होंने हुँ, पाकिस्तान को चलाया है अब तक, उनके मन में ये बात बैठी होगी कि हम पावर खो न दें। तो इसलिए वो थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालते हैं कि ठीक है जी, हम आर्मी की भी बात मान लेते हैं और हम भी थोड़ी अपनी हुँ। बात मान लेते हैं। तो अभी तक ये, मतलब इसी तरह से आपके यहाँ की जो सरकारें हैं वो चली हैं। तो इसकी वजह से हुआ ये कि नुकसान हुआ आपकी डेमोक्रेसी का, और जब डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ तो इसका सीधा असर आपकी ग्रोथ पर पड़ा, आपकी इकोनॉमी पर पड़ा, और उसका खामियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। आप देखिए, अगर आपको याद हो तो 1990 के दौरान इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हुँ, उस समय सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद हमारे यहाँ के लीडरशिप ने इतने कड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए कि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या करने वाले। लेकिन आज उन्हीं रिफॉर्म्स का नतीजा है कि इंडिया, आप अगर 90 से देखें तो 10 साल उधर और 22 साल इधर, 32 साल में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। ये इसीलिए बिल्कुल। हुआ क्योंकि हुँ, डेमोक्रेटिक विल जो थी हमारी, वो बड़ी ताकतवर थी, और हुँ। ये पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल, और ये लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि कभी भी जो है पाकिस्तान इससे बाहर नहीं रहा कि हमारी फ़ौज जो है वो सियासत में ना आए, और भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है वैसे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आजू जी, थैंक यू। थैंक यू।